हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे CUET के सैम्पल पेपर यानी प्रीवियस पेपर के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और साथ ही CUET केमिस्ट्री का सिलेबस भी समझा था और आपको बताया गया था कि इस प्रश्न पत्र में 50 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रत्येक वनडे एग्जाम में, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर चाहे वो JEE एडवांस हो या फिर नीट हो। सो इसलिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको वीडियो पूरा देखना है, प्रत्येक वीडियो, तभी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आएगा कि किस तरह से कोई भी चीज़ हो। अगर आपने शुरुआत में वीडियो को चलाया और कुछ मिनट देखा, उसके बाद आपने उसे बंद कर दिया या स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए, तो क्या है कि उसमें वो चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि कुछ समय में हो सकता है कि वहाँ से स्टार्टिंग बनी हो तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए प्रत्येक वीडियो आपको पूरा ही देखना है, ठीक है, तभी आपको कंटेंट एकदम क्लियर होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, आपको निरंतर केमिस्ट्री के ओवरऑल तरीके के कंटेंट आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहते हैं। तो इस तरीके के लिए जब आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमने कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे। ये आपका बताया था हमने कि स्लॉट 1 आपका CUET UG 2022 का स्लॉट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह का पेपर आपका 2023 में भी आएगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे लेकिन मोड यही रहेगा, इसी के आधारित क्वेश्चन आपके आएंगे। सो हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट से। द सॉलिड स्टेट से एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लेटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? राइट, तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके का आया है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है क्वेश्चन में कि B जो है HCP लेटिस बनाता है। HCP, ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन आज का हम सॉल्व कर रहे हैं। जो एक एटम B है और एक एटम A है, A और B से मतलब कि कोई जालक बना हुआ है, जालक A और B से बना हुआ है। B भैया कितना, B जो है HCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब षटकोणीय निविड़ संकुलन जैसा जालक बनाता है। और जब आपका HCP जालक बनता है या कोई भी क्लोज पैकिंग होती है तो वहाँ पर वॉइड्स बनते हैं, वॉइड्स बनते हैं, जी हाँ, होल्स बनते हैं, जिन्हें आप रिक्तियाँ कहते हैं, रिक्तकाएँ कहते हैं। तो दो तरह के आपके वॉइड्स हुआ करते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के वॉइड्स होते हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स, हालांकि इस क्वेश्चन में उसकी चर्चा नहीं की गई है। ट्राइगोनल वॉइड्स और टेट्रागोनल वॉइड्स, और आपके टेट्रागोनल हुआ टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल वॉइड्स
उसी को आप होल्स कहते हैं, रिक्तिका। और ऑक्टाहेड्रल भैया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या होल्स, राइट। तो ट्राइगोनल वॉइड्स होता है, टेट्रागोनल वॉइड्स होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो इस ट्राइगोनल वॉइड्स का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दो इंपॉर्टेंस है आपके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट। मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी और ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी। अब मान लीजिए कि जैसे कोई भी परमाणु जालक बना रहा है, मतलब जो वॉइड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि वहाँ पर जो परमाणु होता है उसको एक गोला माना जाता है, एक गोला माना जाता है। और जब गोले, जैसे टेट्राहेड्रल की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पर गोले होते हैं, और चतुष्फलकी रूप में मतलब गोले यानी परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो उसी के बीच में जो मतलब स्पेस, जो होल्स, जो रिक्ति वॉइड्स होता है, वही आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। इसी तरह भैया ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, वहाँ पर 6 गोले होते हैं, और यानी 2 ट्रायंगल के बीच में या 6 गोलों के बीच में वॉइड्स बनती है। कौन सी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब देखिए गोलों की संख्या, मतलब गोलों की संख्या मान लो कि कैपिटल ए है, गोलों की संख्या कैपिटल ए है या ए गोले हैं, तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 2a हो जाते हैं, 2 गुने। जो गोलों की संख्या है, जी हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या गोलों की संख्या से 2 गुनी होती है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है। ये मतलब बेसिक जानकारी दी है, इसका सवाल से मतलब तो है, लेकिन ये इस तरह के वॉइड से रिलेटेड सारे सवाल इसी के आधार पर आपके सॉल्व होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये दिया गया है कि यहाँ पर बी की जो जालक है, बी की जो पैकिंग है वो HCP है, और वहाँ पर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एलिमेंट ए ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब घेरते हैं 2/3 स्थान ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं उसका 2/3 भाग ऑक्यूपाई करते हैं ए के एटम्स, मतलब ए के एटम 2/3 भाग वॉइड्स का घेरते हैं। तो पहले तो वॉइड्स निकालना पड़ेगा ना, फिर उसका 2/3 निकाल लेंगे तो हमें ए के परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी, और भैया बी के परमाणुओं की संख्या HC में। तो भैया सिंस नंबर ऑफ बी या एटम्स ऑफ बी, मतलब बी के जो एटम होंगे या बी के जो एटम होंगे, नंबर ऑफ बी इन HCP कितना हो जाएगा? HCP में कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है, 6 से बनता है HCP। तो अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जी हाँ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी भैया? 6 आपके गोले हो गए, तो वॉइड्स हो जाएंगी उसकी 2 गुनी, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके 12 वॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ ए निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ए बराबर जो ये वॉइड्स है, वॉइड्स का 2/3 ऑक्यूपाई होता है, 2/3 यानी 2/3 ऑक्यूपाई होता है, तो ये आपका निकलेगा जाके 8, राइट। सो भैया फॉर्मूला जो पूछा गया है, फॉर्मूला वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला यानी सूत्र कितना बन जाएगा? ए के एटम्स आ गए आपके 8, तो भैया ए 8 ऐसे लिख सकते हैं, और बी 6 इतना लिख सकते हो, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, इसको लिखा जा सकता है। अब आप इसमें 8 है तो आप इसको 8 को और ये 6 को आप 2 से जो है डिवाइड कर दीजिए, तो A4 और B3 ये आपका
आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो A4B3 इसका राइट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स HCP लेटिस, राइट, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो ए के जो एटम्स है वो टेट्राहेड्रल वाइट्स का 2/3 ऑक्यूपाई करते हैं, और बी के एटम्स क्या करते हैं भैया, बी के एटम्स HCP लेटिस बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा गया था, तो आपने ये सॉल्व कर दिया। बहुत सरल क्वेश्चन था, हालांकि ये हमने थोड़ा सा आपको थ्योरी बताई, इस वजह से आपको लगा। तो ये जितने भी वाइट्स के क्वेश्चन होंगे ना, वो सब इसी आधार पर, इसी बेस पर सॉल्व होंगे। बाकी सॉल्यूशन बड़ा प्यारा, इतना छोटा सा सॉल्यूशन है। HCP का जानना, आपका छः गोले होते हैं ना HCP पैकिंग में, और टेट्राहेड्रल वाइट्स गोलों की संख्या की दुगनी और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स गोलों की संख्या के बराबर। ये दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ए का जो ए के एटम्स हैं वो इस वाइट्स का 2/3 ऑक्यूपाई कर रहे थे, इस वजह से हमने 2/3 निकाल के आ गया ये फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भैया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला दिया है कंसीडर द 1m aqueous solution, राइट। कंसीडर 1m the 1m aqueous solution है भैया। जी हाँ, 1m aqueous solution है, मतलब कंसंट्रेशन समान है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालनी है ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बीपी क्वथनांक भैया। बीपी में एलिवेशन उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम बताना है। फॉलोइंग का मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो फॉलोइंग में आपको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ऑप्शन दिया गया है आपका ग्लूकोस है, NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है। ठीक है, मतलब ग्लूकोस, हाँ, C6 फॉर्मूला दिया, C6H12O6 नंबर ए। ठीक है, नंबर बी NaCl दिया है। ठीक है, नंबर सी MgCl2 दिया है, MgCl2। ठीक है, नंबर डी AlCl3 दिया गया है। ठीक है, और नंबर ई Al2SO4 का होल थ्राइज, शायद यही दिए गए हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, यही ऑप्शन, मतलब ये फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं। फिर ऑप्शन अलग है, मतलब ऑर्डर बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, इस तरह के कभी कभार डिप्रेसिंग ऑर्डर इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर, मतलब जो द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भैया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई की। आई 1/2 फैक्टर, जी हाँ, तो 1/2 फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस वजह से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहीं क्वथनांक का उन्नयन पूछ लेते हैं, कहीं हिमांक का अवनमन पूछ लेते हैं, कहीं परासरण दाब पूछ लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हाई होगा, किसका लो होगा, या ऑर्डर बताइए, क्रम बताइए। तो इन सब का एक ही उपाय है और वो है आई। जी हाँ, और आई ना आपको मौखिक पता चल जाता है,
आई मौखिक पता चल जाता है। तो देखिए जिनका आयनन नहीं होता, जिनका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन नहीं होता है, आयनन या संगुणन नहीं होता है, जैसे कि भैया ग्लूकोज है, आपका स्टार्च है, ठीक है, ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, स्टार्च हुआ, सुक्रोस हुआ, इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। सो इनके लिए भैया आई बराबर 1 माना जाता है। आई बराबर कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। और जिनका आयनन हुआ, सपोज डेट NaCl है, तो ये इसका आयनन हो जाएगा, Na पॉजिटिव बनेगा और प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन हो रहा है तो उसी के हिसाब से आई का मान हो जाता है। तो यहाँ पर 2 आयन बन गए, 1 से 2 बन गए, तो भैया आई का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये चीज़ ना आपको मौखिक ही पता चल जाती है। तो आई का मान यहाँ पर 2 होगा NaCl के केस में। और MgCl2 में कितना हो जाएगा? 3 आयन दिख रहे हैं आपको, तो MgCl2 में 3 हो जाएगा और AlCl3 में 4 हो जाएगा, राइट। तो सबके आई की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल हो जाते हैं। कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, बहुत ही आसान। तो भैया C6H12O6 इसके लिए आई बराबर 1 हो जाएगा। जी हाँ, NaCl में है भैया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सो यहाँ पर आई बराबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है भैया MgCl2 में है भैया Mg डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। ये आपको चार्ज नहीं देखना है, नंबर ऑफ आयंस देखना है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू का 1 + 2 = 3, ठीक है। इसके बाद AlCl3 है भैया, AlCl3 का मतलब Al3 पॉजिटिव और प्लस 3Cl सिंगल नेगेटिव। तो यहाँ पर आई हो जाएगा भैया 1 + 3 = 4, राइट। फिर है आपका Al2SO4 का होल थ्राइड भैया, तो क्या हो जाएगा? 2Al3 पॉजिटिव और प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5। तो ये देखिए आई बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये तो एकदम ऑर्डर में दिया गया है। लेकिन ये ऑर्डर में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्वेश्चन इसी क्रम में होंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सीधा हो जाएगा A ग्रेटर B ग्रेटर C, ठीक है, या लेस देन ऐसा बोल सकते हैं। और इसके बाद आपका जाएगा D, फिर आ जाएगा E। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, राइट। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ABCDE, राइट। आई से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद भैया अगला जो क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है among the following statement related to ionic conductance choose the correct statement। among the following statement related to ionic conductance, ionic conductance से रिलेटेड भैया, ionic conductance से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको सही स्टेटमेंट चुनना है, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, ठीक है। चूज द राइट स्टेटमेंट, है ना। कौन कौन से स्टेटमेंट राइट हैं ये आपको क्या करने हैं? चूज करने हैं, चुनने हैं। तो ये आयनिक है, देखिए कंडक्टेंस को ही आप क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, चालकत्व या चालकता। अब आयनिक यौगिकों की जो कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस होती है वो आयोनिक कंडक्टेंस होती है या आयोनिक कंडक्टिविटी होती है।
ठीक है। तो आयनिक कंडक्टिविटी या आयनिक कंडक्टेंस, और ये किस वजह से होती है, किस पर डिपेंड करती है, आयंस पर। सपोज डेट कि आयनिक यौगिक आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसमें फ्री आयंस हैं A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब ये आयनों पर डिपेंड करेगी, आयनों के मूवमेंट पर डिपेंड करेगी, राइट है। तो अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो बात सामने आ जाएगी कि क्या क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ, नेचर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी को आप इलेक्ट्रोलाइट्स वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर पर डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसी को आप, ये बात तो भैया सही बताई है कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड है। दूसरा स्टेटमेंट है आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकरेक्ट, क्योंकि ये है भैया मूवमेंट ऑफ आयंस। काय पर डिपेंड है ये, मूवमेंट ऑफ आयंस पर डिपेंड है, आयनों की गति पर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन्स से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन से नाता होता है धातुओं में जो चालकता होती है, ठोसों में जो चालकता होती है, सॉलिड में जो चालकता होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर आयन का मूवमेंट इन्वॉल्व होगा। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तीसरा दिया है आयनिक कंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन का ना तो यहाँ पर कोई योगदान है, ना इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बी और सी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं, रॉन्ग हैं। इसके बाद डी ऑप्शन दिया है आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जी हाँ, ये भी जितने भी कंडक्टेंस होते हैं वो टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइन किए जाते हैं। तो ये बात सत्य है, ठीक है, डिपेंड टेम्परेचर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आयनिक कंडक्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, ये बात भी सही है कि ये जो मतलब आयंस मूवमेंट करते हैं, ये जो आयंस हैं और ये जो आयंस मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पर एक कोई सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये सॉल्यूट माना जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से भैया सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वेंट जितना ही डाइल्यूट होगा ना, इनका मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा। तो अगर सॉल्वेंट मतलब डाइल्यूट है, बहुत ही पतला है ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड है। ये स्टेटमेंट भी भैया सही है। तो पहला स्टेटमेंट, ठीक है, इसके बाद पहला स्टेटमेंट राइट था, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तीसरा गलत था, चौथा स्टेटमेंट सही है और पांचवा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके स्टेटमेंट इस तरह से आप बता सकते हैं, कौन सा चुन सकते हैं सही और गलत है, ठीक है। अगला दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका on the electrolysis of aqueous NaCl, the products formed at cathode and anode by electrolysis of aqueous NaCl solution respectively are मतलब क्रमशः कैथोड और एनोड पर कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, कब, जब आप
एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है, विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, तो जैसे आप अगर NaCl लेते हैं, NaCl, और अगर आपने ये सॉलिड NaCl लिया, एकदम सॉलिड है, ठीक है, और इसको आपने मेल्ट कर दिया, तो भैया NaCl ना मेल्ट कर दोगे तो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा और इसका आयनाइजेशन हो जाएगा, ये मोल्टन कहलाएगा। मोल्टन मतलब गलित NaCl, राइट। तो गलित NaCl, अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो आपको भैया सोडियम प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगी, दो चीजें प्राप्त होगी। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव है तो प्लस वाला है, तो कैथोड, चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड होता है वो माइनस का होता है, इसलिए ये पॉजिटिव पार्ट ये आपका कैथोड पर प्राप्त होगा, ठीक है, और माइनस वाला ये Cl नेगेटिव ये आपको एनोड पर प्राप्त होगी, राइट। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन है आपका NaCl एक्वस, सॉरी NaCl को एक्वस बनाया जाए। क्या बनाया जाए? जलीय बनाया जाए, एक्वस फॉर्म में तैयार किया जाए। तो भैया NaCl मोल्टन प्राप्त नहीं होगा बल्कि एक्वस प्राप्त होगा। एक्वस प्राप्त होगा तो उसमें Na पॉजिटिव भी एक्वस फॉर्म में होगा और Cl नेगेटिव भी एक्वस फॉर्म में होगा, और यहाँ पर अल्प आयनाइजेशन H2O का भी होगा। तो H2O के आयनाइजेशन से बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये भी आपके एक्वस बनेंगे। तो भैया H पॉजिटिव, यहाँ पर OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव का संयोग हो जाता है, ठीक है, तो NaOH बन जाता है, बचता है आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव प्लस वाला है तो माइनस पर जाएगा, मतलब कैथोड पर जाएगा भैया, कैथोड, कैथोड, ठीक है, एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कौन जाएगा? H प्लस जाएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो जाता है। और इसके बाद एनोड पर क्या होगा? एट एनोड, एनोड पर क्या होगा भैया? एनोड पर Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव कन्वर्ट होगा Cl2 में, राइट, Cl2 में, सॉरी Cl2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा, एलिमिनेट करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, त्याग देगा। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होंगे भैया? हाइड्रोजन कैथोड पर प्राप्त होगी और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होगी, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ सोडियम प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर। तो रिस्पेक्टिवली जब आप एक्वस NaCl सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड और एनोड पर रिस्पेक्टिवली क्या प्राप्त होता है? तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक है। आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है कि NaCl को अगर आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं तो फिर वहाँ NaOH नहीं फॉर्म्ड होता है, वहाँ पर सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप एक्वस लेते हैं, उसको मतलब कि NaCl को जल में डिजॉल्व करके फिर सॉल्यूशन तैयार करके, एक्वस सॉल्यूशन तैयार करके अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो फिर आपको कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl, NaOAc आर
रेस्पेक्टिवली इनकी वैल्यू दी गई है। और कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर HOAC। ठीक, कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो अलग से आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल सकता है, या फिर आप जो है प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर थंबनेल मिल जाएगा कोलराउस लॉ का, तो उससे आप उसको वॉच करें। ठीक है, तभी वहाँ पर आपको वो चीज़ समझ आएगी। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कोलराउस लॉ का। कोलराउस लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व होना है। लैम्डा नॉट या इनफाइनाइट लैम्डा नॉट की वैल्यू दी गई है, लैम्डा नॉट एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी एंड एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट वॉल्यूम अनंत तनुता पर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl, NaOAC के लिए दी गई है। तो मतलब NaCl के लिए क्या है, NaCl रेस्पेक्टिवली है मतलब क्रमशः 126.4 राइट, और लैम्डा एम नॉट HCl के लिए भी वैल्यू दी गई है 425.9 राइट, और लैम्डा एम नॉट NaOAC, यानी कि इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसके लिए वैल्यू दी गई है जी 91.0। ठीक है, देखिए AC का मतलब होता है एसिल, एसिल ग्रुप मतलब के CH3 बॉन्ड CO या एसीटाइल बोल सकते हो, एसीटाइल ग्रुप। ठीक है, एसीटाइल ग्रुप इसका मतलब होता है AC का एसीटाइल ग्रुप। ठीक, एसीटाइल ग्रुप होता है, इसलिए Na पॉजिटिव है यहाँ, OAC निगेटिव है। इसका मतलब हो जाएगा भैया Na पॉजिटिव O निगेटिव बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 मतलब CH3COONA सोडियम एसीटेट। तो ये सोडियम एसीटेट लिखा है। इसके बाद लैम्डा एम नॉट और HOAC इतना पूछा गया है, मतलब लैम्डा एम नॉट CH3COOH ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भैया योगशील नियम, इस तरह का मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी का ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है, या स्वतंत्र अभिगमन का जो ये नियम दिया गया था, ये कोलराउस द्वारा दिया गया था। आयनों का स्वतंत्र अभिगमन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब कि आयंस ना क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी में, किस तरह का कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक जो है वहाँ पर निश्चित योगदान करते हैं। तो उसी से एक योगशील सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और उसी आधार पर आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो भैया उसी आधार पर आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए लैम्डा एम NaCl का मतलब लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 126.4 राइट। हाँ, इसके बाद लैम्डा नॉट एम HCl, लैम्डा नॉट एम H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा एम नॉट
Cl माइनस इज इक्वल टू 125.9। इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग आयन्स यहाँ पर कैटायन और एनायन की जो है मोलर कंडक्टिविटी लिख देंगे इस तरीके से। इसके बाद लैम्डा एम नॉट CH3COONA सोडियम, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये फुली आयनाइजेशन इनका हो जाएगा लैम्डा एम नॉट और CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 91.0। ठीक है, अब आपको जो बनाना है ना उतने पर दिमाग लगाओ, पूरा थोड़ी ना आपको लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से आयन्स है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्डा एम और H पॉजिटिव, 2 आयन्स भैया, 2 आयन्स चाहिए आपको, बस ये देख लीजिए। ठीक है, ये आप पहला इक्वेशन मानिए, दूसरा मानिए, ये तीसरा मानिए। तो दूसरे इक्वेशन में H पॉजिटिव दिया है, तीसरे इक्वेशन में CH3COO नेगेटिव दिया है। तो मतलब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद भैया Na और Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसा आपको करना है, मतलब इक्वेशन, यही इसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो भैया सीधा वैल्यू लिखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लैम्डा एम CH3COOH बराबर, सेकंड में वैल्यू कितना है 425.9, ठीक है, और फिर थर्ड में वैल्यू कितना है 91.0, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए और इसके बाद उसमें से बाकी का भाग आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 611.5.9, ठीक है। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 516.9 और माइनस 126.4, राइट। तो ये आपका बचेगा 5.093 इट्स आंसर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 390.5, यही आपका राइट आंसर है। सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी मात्रक यानी कि यूनिट होती है सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो ये इस तरीके से आपने इसको जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड ओनली फॉर कोल्ड फूड इज। आर्टिफिशियल स्वीट, कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक जो कि मतलब चीनी से अधिक मीठे होते हैं, है ना, और उनका मतलब वैल्यू भी है क्या कहते आपका स्वीटनेस वैल्यू। तो यहाँ पर अभी फिलहाल वैल्यू नहीं आपको बतानी है, आपको ये बताना है कि द आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड ओनली फॉर कोल्ड फूड इज। कोल्ड फूड में कौन सा जो है स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया जाता है। देखिए ऑप्शन दिए हैं, एलिटेम, ऑप्शन ए एलिटेम, ऑप्शन बी सुक्रालोस, ऑप्शन सी एस्पार्टेम, ऑप्शन डी सैकरीन। तो भैया राइट आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर आपका है एस्पार्टेम। क्या है राइट आंसर? एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है आप कोल्ड फूड में यूज करते हो, क्योंकि जो एस्पार्टेम इज अनस्टेबल, एस्पार्टेम इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, देयरफॉर लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक ओनली।
इसलिए मतलब कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक में एस्पार्टेम आप यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको आप कोल्ड फूड में यूज करते हो। राइट, ध्यान रहेगा, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर में। और कोल्ड फूड के लिए कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, रेट कांस्टेंट के फॉर ए सर्टेन रिएक्शन इज के इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दिया गया है भैया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, रेट कांस्टेंट इज, तो भैया रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2.3 इंटू 10⁻⁻5। राइट, इसका यूनिट आपको अच्छे से लिखना है जी, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसका यूनिट दिया गया है, क्योंकि यूनिट का ही रोल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो देखिए ओनली एक ही वेलोसिटी कांस्टेंट दिया गया है। जब कुछ आंकड़े दिए होते हैं तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट को इक्वल निकालते हैं कि ऐसी वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कि आंकड़ों के लिए ना वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी आ जाए। तो उसी केस में आप क्या करते हो, उसी टाइप की ऑर्डर घोषित कर देते हो, डिसाइड कर लेते हो। बट जब ओनली वन वैल्यू दी हो, वो भी वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी हो, तो यहाँ पर इस वैल्यू का कोई रोल नहीं है। जी हाँ, कोई वो रोल नहीं है, यहाँ पर रोल है सिर्फ और सिर्फ यूनिट का। राइट, तो यूनिट का रोल है यहाँ पर भैया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, उसी को वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं भैया। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है भैया मोल लीटर पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो या फिर लिख सकते हैं आप इसको, इस फॉर्मूले को आपको जो है याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट भैया। ये सीधा डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट आपको तुरंत सॉल्व करा देगा 1 - n, और लीटर पर पावर 1 - n आएगा। आप इसको इन्वर्स करेंगे तो n-1 हो जाएगा, और आपका सेकंड इनवर्स। कंपैरिजन करा लीजिए, है ना, चाहे मोल का कंपैरिजन करा लो, चाहे लीटर का कंपैरिजन करा लो, वो भी पावर का, कंपैरिजन ऑफ पावर, तो आराम से आपकी ऑर्डर निकल आएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से निकल आती है। तो भैया मोल पर पावर देखिए, कंपैरिजन मोल का करिए तो -1 इज इक्वल टू 1 - n। राइट, तो ये n बराबर लिख सकते 1 + 1 इज इक्वल टू 2। या फिर लीटर पर देख लीजिए, यहाँ एक पावर है, सो भैया n - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n बराबर 1 + 1 इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा, सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर की यहाँ पर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर आराम से जो है पता चल जाता है। तो अगर आप ये सेकंड इनवर्स ये इसका तो कंपैरिजन होगा नहीं, ये सेम है। तो इस तरीके से अगर आपको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का वैल्यू दिया है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, तो हमें वहाँ पर उसके यूनिट के पावर का कंपैरिजन कराना है। और ये रेट कांस्टेंट चाहे वो कोई भी, यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है यहाँ पर स्मॉल n। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, इसको ऑलवेज रिमेंबर करना है आपको।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भैया, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3। NH3 का डीकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है ऑन प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम की सतह पर, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। NH3 का डीकम्पोजिशन वो भी प्लेटिनम सरफेस पर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इज। बड़े शानदार क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखिए NCERT के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्स में NCERT के ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो NH3 का भैया डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 एट प्लेटिनम या ऑन प्लेटिनम सरफेस, राइट। तो भैया NH3 का डीकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पर, काय में N2 प्लस H2 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर NH3 का डीकम्पोजिशन होता है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे भी बोल दिया गया है और वैसे भी आपको ये मतलब पता ही होगी, पढ़ाई गई थी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या विशेषता होती है कि जो वेलोसिटी होता है ना, वो वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये विशेषता होती है, और उनके मात्रक भी सेम होते हैं। तो ये विशेषता है भैया। तो जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर यह वैल्यू दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपकी दी गई है। आपको पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ, मतलब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन रेट, हाइड्रोजन के बनने की दर, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन रेट आपसे पूछी गई है, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू फाइंड आउट, है ना। यही आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आप पूरी रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं dx अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी रेट या वेलोसिटी का फॉर्मूला आप पर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पर रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इस बात को भी आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, ऑलवेज याद रखना है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, माइनस लगेगा, ठीक है। ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो आपके ये होते हैं ये आपके अपॉन में आ जाते हैं, और माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, राइट। तो इस तरह से डी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये, डी NH3 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा, और प्लस लगेगा डी N2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/3, और डी H2 कंसंट्रेशन अपॉन dt। इस टाइप से किसी भी रिएक्शन के लिए इस टाइप से अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा जाता है। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो अपॉन में आ जाते हैं। रिएक्टेंट के लिए माइनस चिन्ह यूज करते हो, प्रोडक्ट के लिए प्लस चिन्ह यूज करते हो, ठीक है। तो अब आपको इससे NH3 से मतलब नहीं है, इससे किसी से मतलब नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी दिया गया है ना, dx अपॉन dt, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर वैल्यू होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, और H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt, ठीक है। तो इतना प्रोडक्शन आपको चाहिए, प्रोडक्शन रेट ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3
इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻4, जी हाँ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान, बहुत ही सुपर हिट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भैया बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना था, है ना, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी शेष हैं, है ना। आप इसी तरह डेली प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए प्रश्नों को। जैसे ही ये आपके क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, हम आपको प्रत्येक जो भी हमने यूनिट्स आपको बताए थे उसका एक एक जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए उस यूनिट्स में से कितना ध्यान देना, पूरा निचोड़, एक एक चीज़ बिल्कुल आपको बताई जाएगी, वो भी बहुत ही पूरा टॉपिक का ना निचोड़ बताया जाएगा, और उसी के आधार पर आप एक क्या हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको इस CUET के सीरीज में कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, और इस SD केमिस्ट्री का ना एक एक कंटेंट खोज खोज कर देख लीजिए। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।